Good morning. So we will start with our today's lecture and ने वो इनहेरिटेंस वाला और वो कंसेप्ट किए थे, तो हम लोग नोट्स में से क्विकली एक बार वो सेम चीज़ें जो है वो देख लेते हैं कौन से टॉपिक हम लोगों के हो गए। तो आई जस्ट शेयर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी आर डन विद दिस टॉपिक। इनहेरिटेंस वाला है, एम्प्लॉय है, देन इनिट फंक्शन है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्राम्स किए हैं। वी आर ऑल अवेयर अबाउट दिस। इनहेरिटेंस कंसेप्ट है, हम लोगों ने टाइप्स ये वो सब कुछ डिस्कस किए, मैंने आपको अलग से नोट्स भी बना के बताए थे। नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव इज मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। मेथड ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है, वी हैव वन फंक्शन विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स, है ना। तो जैसे समझो कि पेरेंट क्लास में मेरे पास माई मेथड है, इसके अंदर पैरामीटर रहेगा सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी, और चाइल्ड क्लास में मेरे पास माई मेथड होगा जिसमें पैरामीटर रहेगा सिर्फ सेल्फ। तो मतलब दो मेथड तो है, लेकिन उसके अंदर ब्रैकेट में जो पैरामीटर्स है वो उसका नंबर अलग अलग है, एंड हेंस इसको हम लोग दो अलग मेथड कॉल कंसीडर करेंगे। नाम सेम है लेकिन अलग अलग पैरामीटर्स है, इसके लिए वो दोनों अलग अलग इंडिविजुअली एक्सेस होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन जब मेथड ओवरराइडिंग का बात आता है, इसका मतलब ये होता है कि आप समझो कि मेरे पास एक ही मेथड है, एक ही प्रॉपर्टी है। जैसे पेरेंट क्लास के पास बाइक है, अब पेरेंट के पास जब बाइक है तो पेरेंट उसको ऑफिस जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए ऐसे यूज करेंगे, एंड वही सेम बाइक जब चाइल्ड के पास अगर आएगा तो वो उसको डायरेक्ट पार्टी, कॉलेज, ये वो घूमने के लिए यूज करेंगे। सो आप देखो कि सेम मेथड ओवरराइड हो रहा है, एंड जो क्लास उसको ओवरराइड कर रहा है वो अपने बेनिफिट के हिसाब से वर्क करेगा, एंड आपका मेथड जो है वो हिसाब से आउटपुट रिटर्न करेगा। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय मेथड ओवरराइडिंग। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेरेंट क्लास में मेरे पास एक मेथड है, दैट इज माई मेथड, और उसमें हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है कॉलिंग पेरेंट मेथड। लेकिन जब मैंने ये सेम पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया इन चाइल्ड क्लास, ये देखो ये पेरेंट क्लास है, ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया, एंड उसके बाद में ये माई मेथड नाम का फंक्शन जो है वो मैंने वापस चाइल्ड क्लास में बनाया, और उसके अंदर मैंने क्या किया, कॉलिंग चाइल्ड मेथड लिख दिया। तो अब क्या हो गया, पेरेंट क्लास का ये जो माई मेथड था वो ओवरराइड हो जाएगा, और अभी अब जब हम लोग माई मेथड नाम का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये आउटपुट क्या जनरेट करेगा, कॉलिंग चाइल्ड मेथड। पेरेंट क्लास का मेथड ओवरराइड हो गया, सिंपल है। तो दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। डेटा एनकैप्सुलेशन, again a very simple and a very important concept which we call data encapsulation. So data encapsulation की अगर हम लोग बात करते हैं तो होता क्या है, मेनली आपको डेटा हाइड करना है, डायरेक्टली किसी को एक्सेस नहीं देना है, इसको हम लोग डेटा एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, लेट्स टेक अ एग्जांपल कि हम लोग के पास समझो कि हम लोगों की कॉलेज में ही डिपार्टमेंट है, बीएससी आईटी डिपार्टमेंट, बीकॉम, बीबीआई, बीएमएस, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोफेसर्स हैं दैट डिपार्टमेंट स्पेसिफिक। अब बीएससी आईटी स्टूडेंट्स का जो डेटा है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर बीएससी आईटी डिपार्टमेंट्स प्रोफेसर्स, नॉट फॉर बीकॉम प्रोफेसर्स, एंड वाइस वर्सा। तो अब बीकॉम के जो प्रोफेसर्स है वो विदाउट द ऑथोरिटी और विदाउट परमिशन ऑफ बीएससीआईटी कोऑर्डिनेटर और एचओडी या whoever is the main person who is the authorized person for BSCIT department, उनको पूछे बिना अगर उनका डेटा, BSCIT स्टूडेंट्स का डेटा अगर एक्सेस करता है, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट शुड नॉट बी अलाउड। तो एनकैप्सुलेशन क्या करता है, डेटा एनकैप्सुलेशन या एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट के थ्रू आप ऑथोरिटी सेट कर सकते हैं डेटा के ऊपर, जिससे क्या होगा कि जब कभी कोई एक डेटा अगर एक्सेस करना है, जैसे बीएससीआईटी डिपार्टमेंट का डेटा अगर बीकॉम डिपार्टमेंट को अगर एक्सेस करना है, देन बीकॉम डिपार्टमेंट फर्स्ट सपोज टू रिक्वेस्ट एचओडी और कोऑर्डिनेटर ऑफ बीएससीआईटी डिपार्टमेंट
एंड बीएससीआईटी डिपार्टमेंट के जो एचओडी या कोऑर्डिनेटर है वो अपने ऑथोरिटी में मतलब अंडर हिज गाइडेंस जितना डेटा उनको लगता है कि इतना बीकॉम को देना चाहिए उतना ही डेटा वो आगे बीकॉम को प्रोवाइड करेंगे। सो डायरेक्ट डेटा का एक्सेस बीकॉम को नहीं मिलेगा। So whenever BCom department asks for BSCIT department's data, that request will go through one authorized channel. Direct access is not allowed. And same goes with when BSCIT department's professor request for BCom department's data. So BSCIT professor cannot directly get the access of BCom's data because we are not part of that department. Then we supposed to request or we supposed to ask BSCIT coordinator or BCom coordinator और HOD और उनके थ्रू आपको डेटा मिलेगा। सो इसको हम लोग बोलते हैं ऑथोरिटी सेट करना, डेटा हाइड करना, एंड जब एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एक ऑथोराइज पर्सन अगर आएगा उसी को एक्सेस मिलेगा। सो अगर मैं अभी आपको इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर बताऊं मैं, तो आप ये समझो कि जब कभी अगर हम लोग जैसे आपने C++, जावा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब C++ तो पढ़ा है, जावा अभी आप आगे पढ़ोगे तो उसके अंदर हम लोग के पास एक्सेस स्पेसिफायर्स रहते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो उसमें जो प्रोटेक्टेड टाइप का जो एक्सेस स्पेसिफायर रहता है, एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है, इफ आई डिफाइन एनी फंक्शन प्राइवेट तो वो सिर्फ विद इन दैट क्लास ओनली दैट फंक्शन विल बी एक्सेसिबल, नॉट आउटसाइड दैट क्लास, है ना। पब्लिक मतलब एनीवन कैन एक्सेस दैट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पब्लिक ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो एनीवन कैन एक्सेस इट। प्राइवेट मतलब खाली आप ही एक्सेस कर सकते हैं और कोई नहीं। जैसे आप देखो कि अभी अगर मेरे पास मेरा बाइक है, दैट इज माय प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना। आई एम नॉट गिविंग दैट प्रॉपर्टी टू एनीवन एल्स। अब मैं वो प्रॉपर्टी को प्राइवेट से प्रोटेक्टेड करूंगा। जैसे मोबाइल इज माय प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको मैं और किसी को नहीं दूंगा, है ना। लेकिन बाइक, कार जो है ये प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बाइक मेरे पास है तो मेरे अलावा और कोई यूज नहीं करेगा, नहीं। मेरे घर में अगर मेरा भाई है, मेरे डैड है, कोई तो अगर उनको रिक्वायरमेंट है दे कैन यूज दैट प्रॉपर्टी, है ना। एंड सेम वे अगर मेरे डैड का बाइक है, भाई का कार है, तो आई कैन यूज दैट एज वेल। सो दैट मीन्स सर्टन प्रॉपर्टीज जो होता है वो आपके प्राइवेट कैटेगरी में आता है। जैसे मोबाइल इज प्राइवेट कैटेगरी, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन मोबाइल मैं यूज कर रहा हूँ, 2 दिन मेरा भाई यूज करेगा, वापस 2 दिन मैं यूज करूंगा, दैट नॉट गोइंग टू हैपन। So mobile is private property that strictly belongs to me. Then car, bike, this house, this kind of property are protected property. मतलब इनको आपके जो फैमिली रिलेशन में जो आ रहे हैं दे कैन एक्सेस दिस प्रॉपर्टीज, है ना। प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज है। मतलब अगर मेरे डैड का कार है तो मुझे अगर उसके कीज चाहिए तो मैं ऐसा बिना पूछे ले नहीं जा सकता। I supposed to get the keys through authorized way. मतलब मैं पहले या तो मॉम को पूछूंगा, डैड को पूछूंगा, and if they allow or if they permit, then only I'll get the key. लेकिन सिर्फ मुझे मिलेगा। मुझे छोड़ के अगर कोई आउटसाइडर आके, कोई भी अननोन पर्सन आके अगर वो कार मांगेगा, उनको हम लोग एक्सेस नहीं देंगे, ऑफ कोर्स, बराबर है। सो दैट इज अ प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। मतलब पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी जो प्रोटेक्टेड रहेंगे दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय ओनली देयर चाइल्ड क्लास। एंड थर्ड टाइप जो रहता है वो पब्लिक रहता है, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, आउटसाइड क्लास कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है। तो जब हम लोग एनकैप्सुलेशन की बात करते हैं तो एनकैप्सुलेशन में हम लोग जो डेटा मेंबर्स बनाएंगे ना, उसको हम लोग प्रोटेक्टेड रखते हैं। सो प्रोटेक्टेड रखने का बेनिफिट क्या होगा कि कोई भी आउटसाइडर उसको इजीली एक्सेस नहीं कर पाएगा, और उससे आप अपने जो भी फंक्शंस है, अपने जो भी डेटा है, उसको बहुत इजीली बचा सकते हो। अब के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पाइथन में जब कभी कोई भी फंक्शन या वेरिएबल बनाते हैं, हम लोग कभी उसके आगे कुछ पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ऐसा तो लिखते नहीं है ना। हम लोग जब फंक्शन बनाते हैं तो उसके आगे मैं वॉइड, इंट, फ्लोट ऐसा कुछ लिखता हूँ। तो पाइथन में हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा फंक्शन पब्लिक है, कौन सा प्राइवेट है या क्या है। तो अभी अगर प्राइवेट छोड़ दो, अभी के लिए हम लोग को प्रोटेक्टेड पे फोकस करना है।
तो प्रोटेक्टेड पे फोकस करने के लिए हम लोग मेनली क्या बोलते हैं कि आपको कोई एक फंक्शन प्रोटेक्टेड है या नहीं है ये पता कैसे चलेगा, तो हम लोग एक स्पेसिफिक सिंटेक्स फॉलो करेंगे। प्रोग्राम देखते हैं एनकैप्सुलेशन। अब देखो मेनली क्या होगा यहाँ पे, आई हैव दिस प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर हम लोग मेनली कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखो। अब प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है ये डेमोन्स्ट्रेट कैसे होंगे पाइथन के अंदर, तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया, दिस इज माय पेरेंट क्लास बेस, उसके अंदर इनिट फंक्शन बनाया, वी ऑल अवेयर अबाउट दिस इनिट फंक्शन, ऑलरेडी इतने बार बताया। अब जब कभी कोई एक वेरिएबल अगर मुझे प्रोटेक्टेड बनाना है तो वो देखो उसके आगे मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लिखूंगा, सेल्फ अंडरस्कोर ए, मतलब ये जो वेरिएबल है दिस वेरिएबल नाउ इज अ प्रोटेक्टेड मेंबर, जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सो दिस मेंबर इज अ प्रोटेक्टेड मेंबर। अब जब मैं डिराइव्ड क्लास क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे देखो ये मेरा डिराइव्ड क्लास है और बेस क्लास जो है उसको मैंने इनहेरिट किया, ब्रैकेट में देखो ये बेस लिखा ना मैंने, मतलब बेस क्लास को मैंने यहाँ इनहेरिट किया। उसके बाद में अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने डिराइव्ड क्लास का इनिट फंक्शन बनाया, दैट इज द कंस्ट्रक्टर, एंड ये इनिट फंक्शन के अंदर बेस क्लास का इनिट फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूं, देखो यहाँ पे बेस डॉट इनिट, एंड जैसे ही मैंने ये कॉल किया, याद रखो जैसे ही मैंने ये कॉल किया तो बेस क्लास के अंदर ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर है ना वो एक्सेस होगा। मतलब जब कभी पेरेंट क्लास को प्रोटेक्टेड डेटा जो है उसका एक्सेस अगर देना है तो पेरेंट क्लास को आप जैसे ही एक्सेस करोगे तो आपको उसके जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स है उनका एक्सेस मिल जाएगा, इंडिविजुअल डायरेक्ट एक्सेस आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोगों ने ये वेरिएबल जो है इसको प्रोटेक्टेड वे में रखा हुआ है। तो आप जब ये बेस क्लास का इनिट फंक्शन, मतलब बेस क्लास को जैसे आपने इनहेरिट किया उसका इनिट फंक्शन इन्वोक होगा, है ना, और जैसे उसका इनिट फंक्शन इन्वोक होगा उसके प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे। तो same thing is applied here as well. So calling constructor of base class, जैसे यहाँ पे base class का constructor कॉल हुआ, आपने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाला और बेस क्लास में बनाया हुआ ये a वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पे इनहेरिट हो जाएगा। क्वाइट सिंपल। अब जैसे ही मैंने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो डिराइव्ड क्लास का इनिट फंक्शन इनिशियलाइज हुआ, उसके अंदर बेस क्लास का इनिट फंक्शन दिया हुआ है तो वो इनिशियलाइज होगा, और जैसे ही बेस क्लास का इनिट फंक्शन इनिशियलाइज हुआ उसके जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो आपके एक्सेस हो गए। बहुत सिंपल। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अंदर दो प्रिंट स्टेटमेंट है। पहला प्रिंट स्टेटमेंट है कॉलिंग प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास, एंड सेकेंड है सेल्फ डॉट ए का जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। तो सेल्फ डॉट ए जो है इसका वैल्यू क्या है 2 है, वो 2 प्रिंट हो जाएगा। एंड सेम वे यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट डॉट बेस, तो यहाँ पे जब मैंने ये कॉल किया तो भी वो बेस क्लास डायरेक्ट कॉल होगा और उसके प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सेस होंगे, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकते, डायरेक्ट ये एक्सेस नहीं हो सकते, आपको चाइल्ड क्लास में आना पड़ेगा, रिलेशन में आना पड़ेगा और उसके बाद में आप एक्सेस करेंगे। अब अगर मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद में अगर मैं डायरेक्टली बेस क्लास का प्रॉपर्टी अगर एक्सेस करूंगा तो वो नहीं होगा, इसके लिए आपको एरर देगा। देखो है ना, ये यहाँ पे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, बिकॉज मैं डायरेक्ट वेरिएबल को ऐसे ही एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ, ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल है तो उसको मैं ऐसे एक्सेस करूंगा अंडरस्कोर के थ्रू। अब देखो यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। तो जो बेस क्लास है इसके प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट कर सकता हूँ, और डिराइव्ड क्लास में अगर किसी को में देना है तो डिराइव्ड क्लास में हम लोग क्या करेंगे, याद रखो डेटा हिडन आपका कैसे होगा, इनिट फंक्शन के अंदर आपका वो प्रोटेक्टेड वाले डेटा आ गए, तो जब कभी आप बेस क्लास को इनहेरिट करेंगे और उसका इनिट फंक्शन इनिशियलाइज होगा उसके साथ में आपको वो क्लास के जो प्रोटेक्टेड वैल्यूज है वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। दैट इज द पार्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन एनी डाउट, लेट मी नो। क्लियर है सबको, ये प्रोग्राम समझा गाइस? यस सर। यस सर। Okay, so that is about a protected kind of a concept. अब प्राइवेट वाला जो पार्ट रहेगा, प्राइवेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे मेनली, प्राइवेट के अंदर भी हम लोग ऐसे अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वहां पे प्राइवेट के लिए डबल अंडरस्कोर यूज करेंगे।
प्रोटेक्टेड के लिए हम लोग सिंगल अंडरस्कोर यूज करते हैं, प्राइवेट मेंबर्स जो हम लोग बनाएंगे उनके लिए डबल अंडरस्कोर यूज करते हैं, बस इतना डिफरेंस रहता है। तो जहां पे मैंने यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है ना अंडरस्कोर ए, अगर मैं इसको डबल अंडरस्कोर करता हूँ ये प्राइवेट वैल्यू हो गया मेरा, डिफरेंस रहता है। सो इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, तो इसके लिए मैं अभी वो प्राइवेट वाला नहीं बता रहा हूँ। डबल अंडरस्कोर के थ्रू हम लोग प्राइवेट मेंबर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैंने प्रोटेक्टेड रखा है, इसको अगर मैं डबल अंडरस्कोर डाल दूंगा ये अभी प्राइवेट टाइप का वेरिएबल हो गया। रखना है, सिंगल अंडरस्कोर प्रोटेक्टेड होगा, डबल अंडरस्कोर प्राइवेट होगा, एमसीक्यू के लिए याद रखना है। अब हम लोग अपने नोट्स पे वापस आते हैं। नोट्स में आपको एनकैप्सुलेशन का जो कंसेप्ट दिया हुआ है वो समझते हैं। सो डेटा एनकैप्सुलेशन बहुत बेसिक वे में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन को हम लोगों ने डिफाइन किया, देन उसका आउटपुट आया, फिर उसके अंदर अभी हम लोग पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड टाइप के कुछ फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो बेसिक आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। डेटा हाइडिंग इज पार्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। मैंने आपको क्या बोला, डेटा हाइडिंग का मतलब क्या होगा, जो पेरेंट क्लास है उसके सर्टेन फंक्शंस जो है उसका एक्सेस आपको डायरेक्ट नहीं रहेगा, आपको हमेशा पेरेंट क्लास के थ्रू ही जाना पड़ेगा, तभी आपको उसका एक्सेस मिलेगा। तो पेरेंट क्लास के पास सारे डेटा रहेंगे और उसका जो फाइनल वैल्यू है उसमें से जो एक्सेस है वो पेरेंट क्लास जितना देगा उतना ही आपको एक्सेस मिलेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव डेटा हाइडिंग कंसेप्ट, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बनाया, एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट मे और मे नॉट बी विजिबल आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, यू नीड टू नेम एट्रीब्यूट विद द डबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स and those attribute then will not be directly visible to outsiders, है ना। तो क्या हो गया, वो प्राइवेट हो गए। आई होप समझ में आ रहा है। अगर मैंने सिंगल अंडरस्कोर डाला है तो वो क्या होंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, एंड अगर मैंने डबल अंडरस्कोर डाला है, यहाँ पे जैसे देखो डबल अंडरस्कोर डाला है, तो डबल अंडरस्कोर का मतलब क्या रहेगा, दिस इज द प्राइवेट नाउ, तो ये डायरेक्टली आउटसाइडर किसी को भी ये एक्सेसिबल नहीं रहेगा, किसी को भी ये विजिबल नहीं रहेगा। तो प्राइवेट टाइप के जो आपके वेरिएबल्स रहते हैं, प्राइवेट टाइप के आपके जो प्रॉपर्टीज रहते हैं, दोज आर कंसिडर्ड एज नॉट प्राइवेट वन बिकॉज दे आर नॉट एक्सेसिबल और नॉट विजिबल टू आउटसाइडर। इसके लिए उसको हम लोग डेटा हाइडिंग बोलते हैं। तो एनकैप्सुलेशन के अंदर आपका ये वाला कंसेप्ट भी आता है जिसमें हम लोग डेटा को हाइड कर सकते हैं। डेटा को हाइड कैसे करेंगे हम लोग, बाय पुटिंग इट इन अ प्राइवेट वे, राइटिंग इट इन अ प्राइवेट वे और डिफाइनिंग इट इन अ प्राइवेट वे। तो अगर कोई एक चीज को अगर आपको प्राइवेट डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल अंडरस्कोर डिफाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया सीक्रेट काउंट करके, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर डाल दिया, तो उससे क्या हो गया, अब ये जो सीक्रेट काउंट है ये प्राइवेट हो गया। अब मैंने बाद में एक फंक्शन बनाया। अब याद रखो प्राइवेट मेंबर्स जो रहते हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स जो रहते हैं, दे आर एक्सेसिबल विद इन क्लास, बाय द वे, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड प्राइवेट फंक्शंस जो भी रहेंगे, दे आर एक्सेसिबल विद इन द क्लास बट नॉट आउटसाइड द क्लास। प्रोटेक्टेड, they can be accessible within the class as well as they can be accessed by their derived class, है ना। उनके रिलेशन में जो उनके चाइल्ड क्लास आते हैं, they can get the access of protected members and public तो हर कोई यूज कर सकता है। तो अगर मैं कोई एक प्रॉपर्टी को, कोई एक वेरिएबल को अगर मैं प्रोटेक्टेड बनाता हूं, मतलब कि उसके रिलेशन में वो क्लास को जो इनहेरिट करेंगे, उसके रिलेशन में जो लोग आएंगे उसी को सिर्फ वो प्रॉपर्टी अवेलेबल होगा। प्राइवेट का मतलब है वो क्लास में, विद इन दैट क्लास ओनली दैट इज अवेलेबल। जैसे मोबाइल है, सो दैट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मैं उसको अपने मॉम डैड भाई किसी को नहीं दूंगा, है ना। सो यहाँ पे वही है, डिफाइन काउंट है, देन सेल्फ डॉट सीक्रेट काउंट, ये हमेशा इंक्रीज होगा। यहाँ पे हम लोग सिंपली ये जो काउंट है इसको यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, काउंट इक्वल टू जस्ट काउंटर फंक्शन। यहाँ पे ये जो हम लोगों का वेरिएबल बना दिया हम लोगों ने, है ना, एंड उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे काउंटर डॉट काउंट लिखा, काउंटर डॉट काउंट, यहाँ पे डायरेक्टली उसको हम लोग वेरिएबल के थ्रू इसको कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, एंड वी आर सिंपली प्रिंटिंग दिस आउट। तो अब देखो अगर मैं डबल अंडरस्कोर नहीं डालूंगा तो ये प्रिंट नहीं करेगा, ये याद रखना है। और ये मैं विद इन क्लास अगर कॉल करूंगा तो ही ये प्रिंट होगा। सो अगर मुझे इसको प्रिंट करना है देन इट शुड बी प्रिंटेड विद इन दिस क्लास ओनली। सो देखो 1 2 ये काउंटर प्रिंट हुआ, और उसके बाद में जब अगर मैं आउटसाइड क्लास उसको कॉल करूंगा तो वो उसको एरर बताएगा। क्यों? बिकॉज
ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ना, ये आउटसाइड मैंने कॉल किया। ये जब मैंने ये दो फंक्शन कॉल किए ना, ये देखो ये दो फंक्शन जब मैंने कॉल किए, सो ये फंक्शन आपके क्लास के अंदर है और वो क्लास के अंदर वो वेरिएबल को एग्जीक्यूट कर रहा है, सीक्रेट काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा है ना, और उसका आउटपुट यहाँ पे आपका प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट मैंने बाहर रखा है, क्लास के बाहर, ये देखो ये आपका क्लास का डेफिनेशन, ये इतना ही आपका क्लास है, ठीक है, इसके बाहर आपका क्लास नहीं है, ये इतना ही आपका क्लास है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड वो ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ये काउंट वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू एक बार काउंट वाला फंक्शन कॉल किया, वापस ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे बार काउंट वाला फंक्शन कॉल किया, एंड थर्ड टाइम जब मैं ये फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों का ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या हो गया कि मैंने वापस ये जो सीक्रेट काउंट वाला जो मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसको मैंने डबल अंडरस्कोर के थ्रू डिफाइन किया हुआ है, इसको मैं क्लास के बाहर कॉल कर रहा हूं। दैट इज नॉट अलाउड। सो इसके लिए देखो ये दो जो काउंट फंक्शन है ना, इसका आपको आउटपुट मिलेगा, फिर थर्ड वाले के टाइम पे ये एरर देगा। ये देखो ये 1 और 2 मेरा काउंट आ गया एंड थर्ड टाइम उसने क्या किया, एरर दिया, जस्ट काउंटर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, है ना, क्यों, बिकॉज ये प्राइवेट है, तो आउटसाइड क्लास दिस इज नॉट विजिबल ओनली। तो ये आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट एरर बता रहा है कि भाई ऐसा कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है जो आप सीक्रेट काउंट वाला एट्रीब्यूट एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं। व्हाई, बिकॉज प्राइवेट काइंड ऑफ मेंबर्स आर नॉट विजिबल आउटसाइड द क्लास, दैट्स व्हाई वी कॉल इट हिडन मेंबर्स। डेटा हाइडिंग कंसेप्ट या हिडन कंसेप्ट क्या होता है, आई होप समझ में आया सबको। गाइस, एनीवन, एनी डाउट? नो सर। ओके, सो एक प्रोटेक्टेड रहेगा। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स का मतलब क्या होगा, विच कैन बी एक्सेसिबल विद इन दैट क्लास एंड बाय देयर डिराइव्ड क्लास। एंड प्राइवेट का मतलब क्या होगा, दैट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन दैट क्लास। आउटसाइड दोज क्लासेस दोज थिंग्स आर नॉट विजिबल एट ऑल। इसके बाद में अब यहां तक हम लोगों का जो भी मेन कंसेप्ट था वो हो गया। इसके बाद में अभी हम लोगों का एक नया कंसेप्ट चालू हो रहा है, मैं आपको बहुत क्विकली ये बताता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज कल के लेक्चर में। यूनिट 5 GUI वाला पार्ट है थोड़ा सा, एंड एक दो छोटे से डेटाबेस कनेक्टिविटी वाले पार्ट है, तो वो देख लेंगे। अब आई थिंक नेक्स्ट वीक से आपका एग्जाम चालू हो रहा है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम, आपको डेट मिले गाइस? प्रैक्टिकल एग्जाम्स के डेट मिले है क्या? SY ओके, डेट्स पता नहीं है ना अभी तक, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मल्टी थ्रेडिंग वाला आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, मल्टी थ्रेडिंग। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है मल्टी थ्रेडिंग में, अब थ्रेड्स, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो थ्रेड वाला कंसेप्ट पढ़ा रहेगा ना, सेम थिंग गोज ऑन हियर एज वेल। जब अगर मैं थ्रेड्स की बात करता हूँ, मल्टी थ्रेडिंग की बात करता हूँ, तो इसमें सेम पैटर्न फॉलो होगा। बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं थ्रेडिंग या मल्टी थ्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपका एक प्रोग्राम क्विकली एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग उसको छोटे छोटे थ्रेड्स में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ऐसा समझ लो कि हम लोग का एक कैलकुलेटर प्रोग्राम है जो बहुत बड़ा है, तो अब उसके 4 फंक्शंस जो है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये चारों के लिए मैंने अलग अलग थ्रेड बना दिया। तो फर्स्ट थ्रेड जो है वो सिर्फ एडिशन का काम करेगा, सेकेंड थ्रेड सिर्फ सब्ट्रैक्शन का काम करेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ वाला थ्रेड डिवीजन का काम करेगा। तो अगर मैं एक नंबर को एक साथ, मुझे चारों ऑपरेशन भी अगर अप्लाई करना है ना, तो साइमल्टेनियसली मैं वो चारों ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं और मुझे रिजल्ट काफी क्विक मिलेगा कंपेयर टू नॉर्मल एग्जीक्यूशन। सो थ्रेड में हम लोग चीजों को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, वही हम लोग यहाँ पे वापस एम्फसाइज कर रहे हैं, सेम कंसेप्ट ऑफ थ्रेडिंग। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, वी हैव अ थ्रेड। अब इसका अगर डेफिनेशन दूं मैं थ्रेड का, तो थ्रेड इज अ इंस्टेंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम that being executed. Let's take an example. ये मेरे पास जो PDF फाइल मैंने ओपन किया हुआ है, फाइनल पाइथन नोट्स वाला जो PDF फाइल मैंने ओपन किया है, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ Adobe PDF रीडर। मतलब ये मेरा PDF रीडर जो है वो Adobe PDF रीडर में ओपन हुआ है। तो अभी जब मैंने Adobe का PDF रीडर इंस्टॉल किया मेरे कंप्यूटर में और उसको मैंने डिफॉल्ट रीडर कंसीडर किया मेरे कंप्यूटर में,
तो क्या हुआ, अब मेरे कंप्यूटर में जितने भी पीडीएफ फाइल्स आएंगे वो सबके ऊपर इसका ऑटोमेटिक आइकन आ जाएगा, अडोब का आइकन ऑटोमेटिक आ जाएगा उसके ऊपर। मतलब अडोब पीडीएफ रीडर ने वो सारे फाइल्स को रिकॉग्नाइज किया, जैसे आप वो फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे वो फाइल ऑटोमेटिकली अडोब पीडीएफ रीडर पहले ऑन होगा और उसके अंदर वो फाइल ऑन हो जाएगा। आपने ये नोटिस किया रहेगा। तो इट मींस कि जैसे ही मैं कोई एक पीडीएफ फाइल कॉल करता हूं, सबसे पहले अडोब का जो मेन प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद में उसके जो फंक्शंस है, वो फंक्शंस, वो प्रॉपर्टीज, वो फीचर्स आप जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं उसके अंदर वो एक्सेसिबल हो जाता है। जैसे नॉर्मली अगर मैं अडोब का पीडीएफ रीडर अगर ऑन करता हूं, तो अडोब का पीडीएफ रीडर अगर मैं नॉर्मली ऑन करूंगा ना, तो उसके अंदर आपको बेसिक से उसके जो भी फीचर्स है मेन वो दिखाई देंगे, कि जैसे हम लोग यहाँ पे ये फाइल, ये वो, ये सारे ऑप्शंस रहेंगे, ये बाजू के जो ऑप्शंस है ये रहेंगे, एंड देन यहाँ पे लिंक का ऑप्शन रहेगा, ईमेल वाला ऑप्शन रहेगा, साइन इन ऑप्शन रहेगा, ये बेल साइन रहेगा, नोटिफिकेशन वाला पार्ट, ये सारी चीजें आपके पास रहेंगे। लेकिन ये जूम इन, जूम आउट, ये हाइलाइटर, ये जो हम लोग छोटे से स्टिकी नोट्स ऐड कर सकते हैं अपने जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर, ये सारे कब एक्सेस होंगे, जब आपको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तभी। एंड आप देखो कि आप जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं सबके लिए ये काइंड ऑफ सिमिलर फीचर्स ही एक्सेस होते हैं। सो मतलब आई कैन से कि व्हेनेवर आई ओपन एनी पीडीएफ डॉक्यूमेंट इन अडोब पीडीएफ रीडर, that becomes instance of PDF Adobe PDF Reader। तो मैंने ये जो Python नोट्स ओपन किए हैं ना, तो सबसे पहले Adobe PDF Reader ओपन हुआ, उसका एक ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, और वो ऑब्जेक्ट का नाम है Python नोट्स। एंड हेंस ये पाइथन नोट्स वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू अडोब पीडीएफ रीडर के जो भी फंक्शनलिटी है वो मैं एक्सेस कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे मैं ये वाला फंक्शनलिटी इसका एक्सेस कर सकता हूं, दैट इज द हाइलाइटर। इसके साथ में मैं ये स्टिकी नोट्स वाला जो कंसेप्ट है ये मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। इसके साथ में और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसके मल्टीपल थ्रेड्स भी साथ में साइमल्टेनियस काम कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये कमेंट सेक्शन ऑन किया, तो अब देखो मेरे पास दो थ्रेड्स रनिंग है साइमल्टेनियसली फॉर दिस पीडीएफ रीडर। एक जहाँ पे मेरे पास ये पेन है इसका, जिसके थ्रू मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं मेरे पास ये इसके बाद में अगर मैं ये देखो, ये वापस मैं फाइनल फर्स्ट थ्रेड पे आ गया, ये दोनों वर्क कर रहे हैं ना। ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे जूम इन कर सकता हूँ, जूम आउट कर सकता हूँ। सेम वे मैं यहाँ से हैंड पॉइंटर एक्सेस कर सकता हूँ, देन सेम उसके साथ में मैं इसको डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। देन ये मैं वापस माउस पॉइंटर के थ्रू कुछ चीजें सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। इसके बाद में इसको मुझे स्ट्राइक थ्रू करना है तो वो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। कोई एक टेक्स्ट के ऊपर अगर मुझे ये स्टिकी नोट्स अगर डालना है तो मैं यहाँ पे वो स्टिकी नोट्स ऐड कर सकता हूँ, बराबर है। यहाँ पे अगर डालना है तो यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आप देखो मेनली कि हम लोग के पास ये जो भी फीचर्स है, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, हम लोग के पास दो थ्रेड्स साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। एंड तीसरा वाला ये वाले थ्रेड्स है जो यहाँ पे है एक्सपोर्ट टू पीडीएफ और बाकी साइनिंग और ये सब। तो ये देखो ये मल्टीपल थ्रेड्स जो है ना वो एक साथ वर्क कर रहे हैं एग्जीक्यूशन में। अब इसमें से मैं जो भी थ्रेड यूज करूंगा उसका एग्जीक्यूशन चालू रहेगा, दूसरा थोड़े टाइम साइड में चले जाएगा जब तक मैं उसको बुलाता नहीं हूँ। तो आप समझ लो कि ये देखो ये मैंने ये थ्रेड बुला लिया, तो अब ये थ्रेड के थ्रू मैं जो भी कुछ काम करूंगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होते जाएगा। इन बिटवीन सडनली अगर मैंने माउस पॉइंटर कॉल किया तो क्या हुआ, वो थ्रेड भी साथ में आ गया, उसके फीचर भी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। सो इसके थ्रू आप मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं। एक्टिव थ्रेड्स कितने हैं उसका काउंट देखेंगे हम लोग, तो आप देखो कि मेरे पास अगर 4, 5, 10 पीडीएफ अगर ओपन है और वो हर एक पीडीएफ के लिए अगर ऐसे मल्टीपल थ्रेड्स ओपन रहेंगे जिनका काम क्या रहेगा, जो भी हाईलाइटेड पार्ट है उसका वो हाईलाइटर जो है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते रहना, बिकॉज हर एक पीडीएफ में मैं कुछ ना कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ। वैसे ही और कुछ काम रहेंगे। तो ये आपका थ्रेडिंग वाला पार्ट हो गया, मल्टी थ्रेडिंग, जिसके अंदर आपको थ्रेड के अंदर क्या बोला हुआ है। मैं आपको अगर डेफिनेशन बताऊं तो ये आपका
तीन बेसिक प्रोसेस होता है थ्रेडिंग वाला जो पार्ट रहता है उसमें। एक आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रहता है, तो जैसे ही मैं अगर कोई एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, अडोब का जो मेन प्रोग्राम फाइल है वो एग्जीक्यूट होता है, अडोब पीडीएफ रीडर इंस्टॉल होता है, लोड होता है मेरे कंप्यूटर पे, और वो लोड होने के बाद में उसके अंदर ये पीडीएफ फाइल अलग से लोड होता है। तो एसोसिएटेड डेटा जो भी रहेंगे वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, वेरिएबल, बफर। बफर का मतलब क्या है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर अब मैं जो भी कुछ लिख रहा हूँ, ये देखो, इफ आई राइट एनीथिंग विद इन दिस डॉक्यूमेंट, ये हर एक चीज जो है ये आपका बफर हो रहा है। और जब मैं ये डॉक्यूमेंट क्लोज करूंगा ना, तो उसके पहले ये पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव दिस। अगर मैं नो करूंगा तो ये वो सारी चीजें जो बफर में उसने रखे थे, जो भी मैंने पीडीएफ में चेंजेस किए, वो सबको फ्लश आउट कर देगा। अदरवाइज जैसे मैं सेव करूंगा तो उसके बफर में से वो सारी चीजें परमानेंटली ये पीडीएफ में आ जाएंगे, जब तक मैं उसको इंडिविजुअली डिलीट ना करूं। सिंपल है। तो हम लोग के पास तीन चीजें रहता है, एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा तो आपका फाइनल आपको जो भी कुछ प्रोसेस है वो एक्सेस होंगे, जैसे पीडीएफ रीडर मुझे एक्सेस हो रहा है। देन उसके साथ में उसके डेटा बफर रहेगा, वेरिएबल्स रहेंगे, है ना, एंड उसका स्टेट ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा, मतलब वो रनिंग मोड पे है, हॉल्ट मोड पे है, या फिर वो अभी भी चल रहा है। सो आप देखो जैसे यहाँ पे एमएस टीम जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इसके दो थ्रेड फिलहाल के लिए वर्किंग है, तीन भी हो सकते हैं। मैंने अगर अपना वीडियो ऑन किया तो तीन थ्रेड एक्सेस रहेंगे, बट फिलहाल के लिए दो थ्रेड एक्सेसिबल है। एक जिसके अंदर हम लोगों का वॉइस कॉलिंग चल रहा है, दैट इज वन थ्रेड। दूसरा थ्रेड जिसके अंदर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो ये दो चीजें साइमल्टेनियसली चल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्ड भी हो रहा है और मेरा वॉइस भी आप तक पहुंच रहा है। सो दिस आर द टू थ्रेड्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट? समझ में आ रहा है? बाउंसर नहीं जा रहा ना थ्रेड वाला कंसेप्ट? गाइस, एसवाई रिप्लाई या अदर्स कितने जाग रहे हैं? चैट में रिप्लाई करो जल्दी से। एम आई क्लियर? यस नो? एसवाई रिप्लाई क्विकली इन चैट, जल्दी, यस नो? क्लियर है थ्रेडिंग कंसेप्ट? अदर्स? ओके। सो अब यहाँ पे आपके पास एमएस टीम के दो थ्रेड चल रहा है और अभी आपने तीसरा थ्रेड क्रिएट किया। देखो जैसे ही मैंने आपके पास चैट में रिप्लाई मांगा, तो अब आपने चैट में जो मैसेजेस डाले, दैट एक्टिवेटेड थर्ड थ्रेड ऑफ एमएस टीम। और ये एमएस टीम का थर्ड थ्रेड कितने टाइम तक एक्टिव रहेगा? जितने टाइम तक अभी ये चैट विंडो में ओपन रखता हूं। हाँ, लेकिन ये अभी एक्टिव मोड पे नहीं रहेगा। क्यों? एक बार मैंने मैसेज डाला और उसके बाद में अब इसमें अगर कोई न्यू मैसेजेस नहीं आ रहे, इसमें कोई नया इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये थोड़े टाइम के लिए बैक फुट पे चले जाएगा। वापस ये एक्टिव कब होगा? जब वापस कोई न्यू मैसेजेस आप पोस्ट करेंगे यहाँ पे। सो करेंटली नाउ वी हैव 3 थ्रेड्स इन एमएस टीम, एक चैट, एक वॉइस कॉलिंग। अगर मैं वीडियो ऑन करूंगा तो और एक थ्रेड एक्टिव हो जाएगा जो भी कंटेंट चल रहा है उसके साथ में मेरा वीडियो बताएगा। एंड फोर्थ इज स्क्रीन शेयरिंग, जहां पे आपको कोई एक डॉक्यूमेंट या कुछ भी विजिबल हो रहा है, स्क्रीन कैप्चर हो रहा है। और आप देखो ये स्क्रीन कैप्चर मतलब कैसे हो रहा है, मैं पीडीएफ फाइल में जो भी कुछ लिखूंगा, जो भी कुछ मैं वहां पे चेंजेस करूंगा, वो एग्जैक्टली सेम रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो वो स्क्रीन कैप्चरिंग का अलग से एक पूरा थ्रेड चल रहा है। और ये सब एक्टिवेट कब हो रहा है? जब मेरा एमएस टीम प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब ये सब एक्टिवेट हो रहा है। और उसके साथ में आप देखो और एक थ्रेड जो बैकग्राउंड में चल रहा है, दैट इज इन कैलेंडर वी हैव शेड्यूल्ड दिस लेक्चर। तो कैलेंडर में अगर आप जाओगे तो आपको कैलेंडर में बताता है ना, दिस लेक्चर इज करेंटली गोइंग ऑन। सो दैट इज कैलेंडर इज वन मोर थ्रेड विच इज देयर। सो ये वे में हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके अंदर आपको जो अलग अलग फंक्शनैलिटी मिलता है, और वो फंक्शनैलिटी को साइमल्टेनियसली रनिंग रखने के लिए हम लोग उनको थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं। हम लोग नहीं करते, आप एक ही प्रोग्राम लिखेंगे, जो हम लोग जरूरत रहता है तो हम लोग मैन्युअली करते हैं। अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम आर वेल इंटेलिजेंट इन टुडेज टाइम, दे कैन themselves do this. So we are not much concerned, and इसके लिए आप देखोगे कि आपको मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी फोकस ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, डेटाबेस कनेक्टिविटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
वी डोंट फोकस मच ऑन दिस थ्रेडिंग और वो सब कंसेप्ट, बिकॉज दैट इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड कि हर दूसरे टाइम हर दूसरे एप्लीकेशन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। नहीं, समटाइम्स भी रिक्वायर्ड, तो वो टाइम पे हम लोग उसको सीख लेंगे, समझ लेंगे, और उतना जितना काम का है उतना हम लोग वहां पे ऐड कर देंगे। अब देखो, वी हैव a thread is an entity within the process that can be scheduled for execution। तो मैं उसको एक टाइमिंग सेट कर सकता हूं, जैसे हम लोग उसको लाइन में लगा सकते हैं कि भाई ये नंबर आएगा तभी आपका टर्न आएगा, ये टाइम पे आपका टर्न आएगा, ये टाइम पे आपका टर्न आएगा। तो हम लोगों ने सारे जो थ्रेड्स है ना उसको हम लोग वहां पे शेड्यूल कर सकते हैं, टाइम टेबल लगा सकते हैं। जैसे आप अगर कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो तो एक एडमिशन विंडो रहेगा जहां पे जाके आप लाइन लगाओगे, नंबर लगाओगे, और जैसे ही आपका नंबर आएगा वो आपको बुलाएगा, है ना। और जैसे ही आपका नंबर आया, आप वहां विंडो पे गए तो आपके ने जो एडमिशन फॉर्म भरा हुआ है आप वहां पे सबमिट करोगे, डिटेल्स चेक होंगे, फिर आप फीस भरोगे, प्रोसेस गोज ऑन। तो अब यहाँ पे अगर आपने जो भी डिटेल्स दिए हुए हैं वो डिटेल्स अगर करेक्ट है तो आपको वहां पे आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अगर वो डिटेल अगर करेक्ट नहीं है, कहीं पे कुछ मिस्टेक है, तो फिर क्या होगा, फिर सेम कि आपको वापस क्यू में से बाहर निकाल देंगे, यू हैव टू कंप्लीट और गेट द मिसिंग डिटेल, और फिर वापस लाइन लगाओ। तो सेम थिंग गोज ऑन। सो थ्रेड जो है इज एन एंटिटी, मतलब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है ऑफ द मेन प्रोग्राम। एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट, एंटिटी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग। सो जिसको हम लोगों ने एक शेड्यूल दिया हुआ है, एक टाइम टेबल दिया हुआ है कि ये टाइम पे भाई आपका नंबर आएगा, ये टाइम पे आपका नंबर आएगा। जैसे आप देखोगे हम लोगों ने सेट ऑफ SY एंटिटीज जो है, ऑब्जेक्ट्स जो है, आप सब SY क्लास के ऑब्जेक्ट्स हो, जिसका हर एक का अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, SAP ID, नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर अलग अलग है, और सर्टेन फंक्शंस आपके सेम रहेंगे। जैसे आप सब ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे देखेंगे तो आपके हर एक के अलग अलग फंक्शंस और भी रहेंगे। तो हर किसी के अलग कुछ फंक्शनैलिटी रहेंगे, कोई सेम फंक्शनैलिटी रहेंगे। और हम लोगों ने सेट ऑफ जो एंटिटीज है ना, उनको हम लोगों ने एक शेड्यूल दिया हुआ है। जैसे आपका पाइथन लेक्चर 9:30 to 11:10 है, देन जो बाकी के सेट ऑफ एंटिटीज है दैट इज बी डिवीजन वाले, उनको हम लोगों ने अलग शेड्यूल दिया हुआ है। तो जब आपका पाइथन लेक्चर चल रहा है तो उनका कोई दूसरा चलेगा, उनका पाइथन चलेगा तो आपका कोई दूसरा लेक्चर चलेगा। सो दैट इज द शेड्यूल ऑफ एग्जीक्यूशन। तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे वो स्पेसिफिक एंटिटीज को एग्जीक्यूट करेंगे, है ना, उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, कुछ इनपुट देंगे, उनके पास से कुछ आउटपुट लेंगे। सेम गोज विद एग्जाम एज वेल। तो आपको एग्जाम का टाइम टेबल मिला है, एक टाइम पे आपका एग्जाम है, जाके आपको वो एग्जाम में मीटिंग में एंटर होना है, पेपर आपको आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा, व्हाटएवर इट माइट बी, यू आर गोइंग टू अटेंड दैट। तो वो क्या हो गया, आपने वो एंटिटी को एक शेड्यूल दिया था एग्जीक्यूशन के लिए, वो टाइम पे वो एंटिटी अगर पहुंचा तो एग्जीक्यूशन होगा, नहीं पहुंचा तो एब्सेंट मार्क होगा। कॉमन सेंस। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूं, थ्रेड इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस within a program that can be executed independently of other program। मतलब यहाँ पे अगर मैं अभी चैट विंडो जो बता रहा हूँ आपको, तो अगर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ या मेरा वीडियो कॉलिंग अगर चालू है या वॉइस कॉलिंग चालू है आपके साथ में, तो ही ये चैट एक्टिवेट होगा या तो ही वो चैट वर्क करेगा, ऐसा नहीं है। आप देखो लेक्चर के बाद में ऑल्सो यू कैन सेंड मी मैसेजेस और आई कैन ऑल्सो सेंड मैसेज टू यू, और यू कैन कम्युनिकेट अमंग योरसेल्व्स एज वेल after lecture, when lecture or this video calling or voice calling is not active. So this all threads are individual features. हाँ, voice calling and video calling is not independent because वो तभी active होगा जब हम लोग एक कॉल में साथ में कनेक्ट होते हैं, या उसके बिना भी एक्टिव हो सकता है। आप इंडिविजुअल एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, आपको आपने देखा है ना, ये फैसिलिटी भी आपके पास इसमें अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग का लेक्चर के टाइम पे जो मीटिंग स्टार्ट होता है उसी में हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है, नहीं। वॉइस कॉलिंग इज एन इंडिविजुअल फीचर, तो विदाउट एनीवन्स मोबाइल नंबर और समथिंग आई कैन मेक कॉल टू दैट पर्सन फ्रॉम दिस MS टीम। वॉइस कॉल, वीडियो कॉल इंडिपेंडेंट काम कर सकता है, चैट भेज सकता हूँ, इंडिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जब अगर हम लोग सिंपल वर्ड में अगर थ्रेड की बात करेंगे, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और आई कैन से कि ये सारे जो प्रोग्राम्स है वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, बाकी हर एक दूसरे के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। MS टीम में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि अगर आप लेक्चर में रहेंगे तो ही आप वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी एक्सेस कर सकते हो।
या चैट फैसिलिटी एक्सेस कर सकते हो, या नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लेक्चर में नहीं भी हो, इंडिविजुअली जाके आप ये हर एक फैसिलिटी इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे अभी हम लोग अपने नोट्स पे आते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो थ्रेड मॉड्यूल दिया हुआ है इसमें यही आपको बोला है थ्रेड मॉड्यूल। अब देखो ये पाइथन 2.4 के टाइम से चालू हुआ, थ्रेडिंग मॉड्यूल एक्सपोज ऑल मेथड्स ऑफ थ्रेड मॉड्यूल। अब यहाँ पे आपके पास ये एक थ्रेड मॉड्यूल अवेलेबल है। मॉड्यूल का मतलब क्या रहता है, जहाँ पे रेडी फंक्शनलिटी रेडी कोडिंग आपके पास अवेलेबल रहता है, आपको सिर्फ ये मॉड्यूल को इनहेरिट करना है और वो सारे फंक्शनलिटी आपके प्रोग्राम में ऑटोमेटिक आ गए। सो थ्रेडिंग मॉड्यूल एक्सपोजेस ऑल मेथड्स ऑफ थ्रेड, ठीक है। अब इसको इनहेरिट करने का हम लोग आगे प्रोग्राम एक देखेंगे छोटा सा। सो मुझे अगर यहाँ पे देखो एक्टिविटी अगर काउंट करना है, सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, थ्रेडिंग दैट इज माय मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम रिटर्न्स द नंबर ऑफ थ्रेड ऑब्जेक्ट्स दैट आर एक्टिव फॉर नाउ। तो अगर मैं यहाँ पे ये अडोब पीडीएफ रीडर यूज कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं उसके जो जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स यूज कर रहा हूं, तो उसके लिए दैट माइट पॉसिबल ना कि यहाँ पे उसके मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट हुए रहेंगे बैकग्राउंड में। टास्क मैनेजर पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, तो कितने थ्रेड्स अभी एक्टिव है उसका काउंट आपको यहाँ से मिल सकता है। करंटली कौन सा थ्रेड वर्क कर रहा है, एग्जीक्यूशन में है, या जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं वो करंट थ्रेड में आएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिव थ्रेड्स जो है, मतलब नॉट जस्ट फॉर पीडीएफ रीडर, फॉर अदर एप्लीकेशंस एज वेल, टोटल हाउ मेनी थ्रेड्स आर ओपन इन बैकग्राउंड, उसका काउंट आपको एन्यूमरेट में मिलेगा। अब आप जो भी थ्रेड्स रहेंगे तो आपके पास ये देखो ये थ्रेड क्लास है, विद इन थ्रेडिंग मॉड्यूल वी हैव थ्रेड क्लास। तो अभी थ्रेड जो है वो रन हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट मतलब चालू किया आपने, लेकिन रनिंग का मतलब क्या है, मेथड इन द एंट्री पॉइंट फॉर द थ्रेड, है ना। तो ये रन होने के लिए रेडी है। जैसे ये रन होने के लिए रेडी है मतलब ये क्यू में आके रुक गया। जैसे आप देखो कि एमएस टीम जो है, मैंने सपोज आप किसी को भी डायरेक्ट क्लास में आने का परमिशन नहीं दिया है, सो आप आके वेट कर रहे हो, जैसे ही मैं क्लास में एक्सेप्ट करूंगा आपको, आप सब क्लास में एडमिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम पैटर्न गोज ऑन कि मैंने यहाँ पे रन मेथड पे रखा है, मतलब एवरीवन इज रेडी। जैसे मैंने स्टार्ट किया, लेक्चर स्टार्ट किया, तो आप सब लेक्चर में एंटर हो गए। उसके बाद में जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हुआ तो वो जो थ्रेड है वो टर्मिनेट हो जाएगा, है ना, और उसके बाद में नेक्स्ट मीटिंग जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो सकता है। अब आप देखो कि मैं एक क्लास को, एक टीम को एक लेक्चर में एट ए टाइम बुला सकता हूँ। मुझे अगर उनको दूसरे लेक्चर में बुलाना है, जैसे अगर मुझे सपोज आपको डीबीएमएस के लेक्चर में बुलाना है, तो जब पाइथन का लेक्चर चल रहा है वो टाइम पे अगर मैं डीबीएमएस का लेक्चर स्टार्ट भी करूंगा तो भी आप दो लेक्चर एक साथ अटेंड नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि एट अ टाइम एक मीटिंग चल रहा है हम लोग का एक टीम के साथ में। वो टीम अगर ऑलरेडी बिजी है तो उसको हम लोग सेकेंड मीटिंग में ड्रैग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ज्वाइन, मतलब ज्वाइन वेट्स फॉर अ थ्रेड टू टर्मिनेट। तो जैसे ही थ्रेड टर्मिनेट होगा उसके आगे का जो शेड्यूल है उस पर हम लोग चले जाएंगे, या फिर उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे कि ओके ये प्रोसेस हो गया और इसका आउटपुट जो भी है उसको डिस्प्ले कर दो। देन इज अलाइव, नाम पे से पता चल रहा है कोई एक थ्रेड अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है, जिंदा है, वो चेक करेंगे। गेट नेम, नाम आपका जो थ्रेड है उसका नाम रिटर्न करेगा। सेट नेम, आप कोई अपने कस्टमाइज थ्रेड बना के उसके ऊपर अपना नाम सेट कर सकते हैं जो चाहिए वो। अब थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम दिया हुआ है थ्रेड क्रिएशन का। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वी आर गोइंग टू इंपोर्ट थ्रेडिंग। ये मेरा मॉड्यूल है, अगेन दिस इज ऑल्सो अ मॉड्यूल, टाइम मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल वाला, इसके बाद हम लोगों का इमीडिएटली इसके बाद मॉड्यूल वाला कंसेप्ट है, इसके लिए मैं बता रहा हूं। तो ये जो भी मॉड्यूल्स हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, या इसको मैं पैकेज भी बोल सकता हूं, इसके अंदर क्या रहेंगे, वी हैव मल्टीपल क्लासेस ऑफ सेम कैटेगरी, सिमिलर कैटेगरी आएगा, सेम नहीं, सिमिलर कैटेगरी, मतलब सिमिलर टाइप के कुछ रहेंगे, खाली उसमें थोड़ा कुछ डिफरेंस रहेगा। तो मेरे पास एक टाइम वाला पैकेज है या मॉड्यूल है, तो इसके अंदर टाइम रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस मुझे करने हैं अपने प्रोग्राम में, तो वो टाइम पे मैं ये टाइम वाला मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि ओके कोई मॉड्यूल कभी एक्टिव हुआ, कितने टाइम वो रन हो रहा है, कभी डीएक्टिवेट होगा, और कितना टाइम वो एग्जीक्यूट होते रहा।
ऐसे अलग अलग इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ से कैच कर सकते हैं जब हम लोग ये स्पेसिफिक मॉड्यूल्स का बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब ये जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो पॉइंट्स हम लोग ये क्या है, फर्स्ट हम लोगों ने 2 मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर दिए, थ्रेडिंग वाला, तो जिसमें थ्रेड रिलेटेड सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप वो ऑपरेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज टाइम वाला। उसके बाद में हम लोग के पास यहाँ पे एग्जिट फ्लैग है जिसको 0 पे सेट किया हुआ है। बेसिक सा प्रोग्राम है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा है। इतने सारे जो प्रोग्राम किए उसके बाद में ये प्रोग्राम तो आपको बहुत इजीली समझ में आना चाहिए। नाउ वी हैव क्रिएटेड वन क्लास जिसका नाम क्या है, माई थ्रेड। अब देखो यहाँ पे इन दिस पार्ट हम लोगों ने क्या किया, वी हैव inherited thread class of threading module। तो थ्रेडिंग मॉड्यूल है और उसका थ्रेड क्लास मैंने इनहेरिट किया, तो नाउ माई थ्रेड बिकेम चाइल्ड ऑफ थ्रेड क्लास। कॉमन सेंस है। इसके बाद में मैंने इनिट फंक्शन कॉल किया, तो इनहेरिटेंस में हम लोगों ने समझा है कि जब कभी आपका आप कोई क्लास को इनहेरिट करते तो पेरेंट क्लास का जो इनिट फंक्शन है उसको भी हम लोग कॉल करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने ये जो मेरा थ्रेड क्लास है इसका इनिट फंक्शन कॉल किया, उसके बाद में थ्रेडिंग पैकेज का जो थ्रेड वाला क्लास है इसका इनिट फंक्शन यहाँ पे मैंने इनहेरिट किया। तो अब क्या होगा, मैं माई थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो माई थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने पे माई थ्रेड के अंदर डिफाइंड ये इनिट फंक्शन इन्वोक होगा, एक्टिवेट होगा, और जैसे ही वो एक्टिवेट होगा उसके अंदर सबसे पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा और थ्रेडिंग का थ्रेड क्लास का जो इनिट फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके अंदर के फंक्शनलिटी मुझे मिल जाएंगे। कॉमन सेंस। तो यहाँ पे आपको देखो ये 3 पैरामीटर्स दूसरे हम लोगों ने जो दिए इनिट के अंदर उसका वैल्यू हम लोग यहाँ से कैच करेंगे। ये वैल्यू आप कब पास करेंगे, जब आप ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो ये क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया और ये 3 वैल्यूज पास की, वो 3 वैल्यूज यहाँ पे कैच होंगे। सेल्फ डॉट रन, तो कभी आपका सेल्फ डॉट नेम मतलब कौन सा स्टार्ट है करंटली थ्रेड वो बताएगा, कितने थ्रेड कब से क्या टाइम है वो बताएगा, है ना, एंड एग्जिस्टिंग कौन सा थ्रेड अभी आपके पास है उसका डिटेल देगा। देन टाइम, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सिंपल सा हम लोगों ने टाइम फ्लैग में से कुछ चीजें यहाँ पे बताए हुए हैं। टाइम डॉट स्लिप मतलब कितने टाइम के लिए वो डिले होगा। जैसे आप देखो कि मुझे अगर कुछ एक चीज थोड़े टाइम के बाद में डिस्प्ले करना है तो मैं उसको थोड़ा डिले कर दूंगा, स्लिप पे डाल दूंगा, सो इमीडिएटली उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा, कंप्यूटर स्पीड पे अगर उसका आउटपुट मिलेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो मैं उसको 2-3-5 सेकंड के लिए स्लिप पे डालूंगा फिर दूसरा पार्ट दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सेम वे काउंटर चला रहे हैं और वो सिंपल सा कोडिंग दिया हुआ है यहाँ पे। फिर हम लोगों ने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट ऑफ आवर माई थ्रेड क्लास, थ्रेड 1 और 3 पैरामीटर्स जो है इनिट में उसके हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज पास किए। थ्रेड 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ माई थ्रेड क्लास, वापस ऊपर 3 वैल्यूज पास किए हम लोगों ने। और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट थ्रेड 1 स्टार्ट, थ्रेड 2 स्टार्ट, एंड जैसे ये टर्मिनेट होगा हम लोग ज्वाइन फंक्शन कॉल करेंगे, तो इसका पूरा जो है थ्रेड वो बहुत प्रॉपरली एंड हो जाएगा। बस इतना ही है। सो दिस इज योर प्रोग्राम ऑफ थ्रेडिंग। ओके, अब हम लोग के पास थोड़ा टाइम जो है ना थोड़ा टाइम शॉर्ट है, तो मैं भी ये वाला आपको प्रोग्राम करा नहीं रहा हूं, आप अलग से बाद में ये प्रोग्राम ट्राई कर लेना, नोट्स आपके पास ऑलरेडी है। ऐसा कुछ आपको आउटपुट आएगा। सिंक्रोनाइजिंग थ्रेड्स, थ्रेड सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या है कि मल्टीपल थ्रेड को आपको एक साथ या वन बाय अनदर एक सीक्वेंस में चलाना है, तो वो सीक्वेंस प्रॉपर फॉलो होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सो यहाँ पे as you can see, threading module provides in a Python which includes simple to implement locking pattern। locking pattern का मतलब क्या है, जैसे मैंने ये मीटिंग लॉक कर दिया तो क्या होगा, मीटिंग में से कोई बाहर तो जा सकता है लेकिन मीटिंग में से कोई अंदर नहीं आ पाएगा। सो मैंने क्या किया है कि मुझे आई डोंट वांट एनी अदर पर्सन टू एंटर इन दिस मीटिंग विदाउट माय परमिशन एंड अगेन डिस्टर्ब दिस ऑनगोइंग प्रोसेस और ऑनगोइंग दिस
थ्रेड, वीडियो कॉलिंग थ्रेड जो हम लोगों का चल रहा है उसको कोई डिस्टर्ब करे, आई डोंट वांट दैट। सो मैंने क्या किया, मैंने ये मीटिंग को लॉक कर दिया। तो अभी ये मीटिंग के अंदर जितने लोग हैं उतने के साथ मैं लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। एंड ये मीटिंग जो है ये कब तक रहेगा, जब तक मैं मतलब हम लोगों का टाइम, लेक्चर का टाइम खत्म नहीं होता तब तक ये मीटिंग रहेगा। उसको मैं लॉक रखूंगा। जैसे मीटिंग हो जाएगा मैं ये मीटिंग को अनलॉक कर दूंगा। सो यहाँ पे वही दिया, देखो threading module provides in a Python includes simple to implement locking mechanism that allows you to synchronize threads. A new lock is created calling the lock method which returns the new lock, and वो टाइम पे जो भी कुछ डेटा, कुछ भी ब्लॉकिंग रहेंगे उसको मैं अक्वायर कर सकता हूँ टेम्पररी। मेरा एग्जीक्यूशन होने के बाद मैं उसको मैं रिलीज कर दूंगा। तो जैसे आई डोंट वांट एनी अदर पर्सन और एनी अदर प्रोफेसर टू इंटरप्ट इन बिटवीन माय लेक्चर और again get some student outside of this meeting, I don't want that। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली I just lock this meeting। तो इससे क्या होगा कि आपके मीटिंग में जो भी लोग हैं वो यहाँ पे ही है, उनको बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और वो अगर बाहर जाएंगे तो इंडिविजुअली वापस अंदर नहीं आ पाएंगे, है ना। ये सारे हम लोग के पॉइंट्स होंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम थिंग इज गिवन हियर। अगर मुझे किसी को ब्लॉक करना है तो मैं यहाँ पे ब्लॉक भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे अगर मीटिंग में से किसी को ब्लॉक करना है परमानेंटली तो मैं उसको जाके टीम में से हटा ही दूंगा, तो वो ब्लॉक हो गया, उसको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, उसको टीम भी नहीं दिखेगा। सेम वे रिलीज मेथड, जैसे ही मेरा काम हो गया मैंने लॉक को रिलीज कर दिया। सो अभी आप जाके कोई दूसरा लेक्चर अटेंड कर सकते हैं या कोई दूसरा प्रोफेसर आपका लेक्चर आपके टीम के साथ लेक्चर कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये रिलीज होता है फंक्शन। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है, काफी सारी चीजें देखो ऊपर जो हम लोगों ने प्रोग्राम देखा था उसी में से रिपीटेड है। यहाँ तक का अगर आप पार्ट देखेंगे, इंपोर्ट थ्रेडिंग टाइम एंड देन ये क्लास बनाया हम लोगों ने। रन वाला फंक्शन है सिंपल। सो रन में हम लोग क्या बताएंगे, सेल्फ डॉट नेम कौन सा थ्रेड रनिंग है वो बताएंगे। लॉग अक्वायर करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या कॉल किया, देखो थ्रेड लॉग डॉट अक्वायर, ये फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया है। तो ऊपर आपने जो पैकेजेस इंपोर्ट किए ना उसी में से हम लोग ये वाले पैकेज का ये वाले क्लास का ये वाला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग, एक्सेस कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट टाइम डाला, सेल्फ नेम कौन सा थ्रेड है और उसका काउंटर जो है वो कितना है ना, वो सब इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देंगे। एंड एक बार हम लोग लॉक रिलीज करेंगे तो नेक्स्ट थ्रेड जो है वो सेम वो डेटा को एक्सेस कर सकता है। टाइम अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए छोटा सा कोड दिया हुआ है, थ्रेडिंग डॉट लॉक। तो यहाँ पे मैंने ये थ्रेड लॉक कॉल किया, देन थ्रेड्स, फिलहाल के लिए मेरा ये जो लिस्ट है वो एम्प्टी है। अब मैंने देखो ये माई थ्रेड के अंदर आप अगर देखेंगे तो 3 पैरामीटर्स हम लोगों ने दिए माई थ्रेड के अंदर, ये वाले थ्रेड आईडी, नेम एंड काउंटर, है ना, ये 3 दिए हुए। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे जब मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट, हम लोगों ने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया थ्रेड 1, तो वो टाइम पे अगेन हम लोगों ने थ्रेड 1 वाला जो हम लोगों का क्लास नेम है उसके ब्रैकेट में ये 3 पैरामीटर्स जो है वो पास किए। सेम विद थ्रेड 2, स्टार्ट अ न्यू थ्रेड, तो थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट लिखा, थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट लिखा, ऐड थ्रेड्स टू थ्रेडेड लिस्ट। तो अभी कितने थ्रेड्स करंटली एक्टिव है उसके लिए हम लोगों का जो मेन थ्रेड का लिस्ट रहेगा ना उसमें मैं अपना ये जो करंट थ्रेड है 1 and 2 इसका नाम मैं वहां पे अपेंड करूंगा। तो थ्रेड डॉट अपेंड थ्रेड 1, थ्रेड्स डॉट अपेंड थ्रेड 2। तो अभी जब अगर कोई चेक करेगा तो उसको पता चलेगा कि ओके 2 थ्रेड्स आर गोइंग ऑन करंटली। देन जितने भी थ्रेड्स है आपके, देखो थ्रेड डॉट अपेंड में आपका पूरा सारे थ्रेड्स का लिस्ट है। तो जितने भी आपके थ्रेड्स है वो सबका 1 by 1 थ्रेड का इंफॉर्मेशन मैं टी में ले रहा हूँ। टी डॉट ज्वाइन, जैसे ही एंड होंगे तो उनका जो भी रिजल्ट है, उनका जो भी आउटपुट है वो हम लोग ज्वाइन करते जाएंगे। तो फाइनली आपको एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट प्रोवाइड होगा। ये उसका आउटपुट है प्रोग्राम का। नेक्स्ट जो है दैट इज मल्टी थ्रेडेड प्रायोरिटी क्यू। अब नाम काफी बड़ा है, मतलब क्या होता है वो भी समझता है। चलो आई विल गिव यू 2 minutes टाइम, इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। ओके सो वी आर स्टार्टिंग अगेन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग जो है इसमें प्रायोरिटी क्यू होगा। सो मल्टी थ्रेडिंग का नाम पे से आपको पता चल रहा है मल्टी थ्रेडिंग मतलब मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ चलेंगे। अब प्रायोरिटी क्यू है मतलब किसको आपको पहले अलाउ करना है, किसको आप बाद में अलाउ करेंगे, ये प्रायोरिटी क्यू डिफाइन करेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्यू मॉड्यूल मतलब लाइन जो लगेगा,
अब सिमिलर टाइप के रिसोर्सेज सपोज सबको रिक्वायर्ड है, तो उसमें से किसको पहले वो रिसोर्स देना है, किसको बाद में देना है, वो दैट इज वी कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ दिस क्यू मॉड्यूल. So queue module allows you to create a new queue object that can hold a specific number of items. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have this get removes the returns an item to the queue, then put method होगा, then queue size बताएगा. अब get method का मतलब क्या है, कोई एक थ्रेड को लिस्ट में से हटा दो, कोई एक आइटम को लिस्ट में से हटा दो, कुछ एक न्यू चीज अगर ऐड करना है क्यू में, एक न्यू आइटम ऐड करना है तो पुट लिखेंगे. ये फंक्शंस आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है. क्यू साइज नाम पे से पता चल रहा है, आपका क्यू साइज बताएगा कितने लोग लाइन में है. एम्प्टी मतलब अगर आपका क्यू अगर एम्प्टी है, कोई भी नहीं है अभी, दैट मींस यू आर एट आइडल स्टेट, तो वो एम्प्टी बताएगा. फुल का मतलब क्या है कि अगर आपके पास आज का जो कैपेसिटी उतने सारे क्यू आ गए तो इसके बाद में यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी मोर एनी फर्दर. जैसे आप देखो कि आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो तो आपके पास एक एडमिशन विंडो पे हम लोग सब लाइन में क्यू में खड़े रहते हैं. अब समटाइम्स किसी का एग्जाम फीस भरना है जिसका इमीडिएटली आज ही लास्ट डेट है 12 o'clock तक का, तो वो टाइम पे उसको हम लोग प्रायोरिटी दे देंगे क्योंकि बाद में यूनिवर्सिटी साइड से उसका फीस एक्सेप्ट नहीं होगा, एग्जाम नहीं दे पाएगा, है ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं. देन हम लोगों का जो एडमिशन विंडो है वो सपोज 1 hour के लिए ओपन रहने वाला है, उसके बाद में वी आर गोइंग टू क्लोज एडमिशन प्रोसेस फॉर नाउ, मतलब फॉर टुडे. तो वो टाइम पे वी नो दैट वी कैन प्रोसेस ओनली 15 या 20 या 30 पीपल. सो हम लोग 30 पीपल से ऊपर अगर जाएंगे तो हम लोग नोटिफाई कर देंगे क्यू इज फुल नाउ, मोर देन 30 जो भी कोई आ रहा है उनको हम लोग बोलेंगे कि नो नाउ यू आर नॉट अलाउड, कम टुमारो या कम टू अ नेक्स्ट बैच जिसमें हम लोग वापस एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. सो यहाँ पे वापस अगर आप देखेंगे हम लोग का एक एग्जाम्पल प्रोग्राम दिया हुआ है. क्यू जो वाला पार्ट है, क्यू वाला जो पार्ट है ना वो अलग से मेंटेन होता है. तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट क्यू दिया है, इंपोर्ट थ्रेड एंड इंपोर्ट टाइम. तो यहाँ पे आपके पास ये क्यू है, थ्रेडिंग एंड टाइम वाला ऑलरेडी हम लोगों ने यूज किया था. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका प्रीवियस प्रोग्राम जो है उसमें आधा चीजें तो सेम ही है. माई थ्रेड इनिट फंक्शन आ गया, थ्रेडिंग में से हम लोगों ने वो थ्रेड वाली क्लास का इनिट फंक्शन यहाँ पे इनहेरिट किया. उसके बाद में थ्रेड आईडी, थ्रेड नेम और क्यू, तो क्यू का वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे देंगे, है ना. उसके बाद में रन है, रन का मतलब क्या होगा, आपको जो थ्रेड है आपका स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग कौन सा थ्रेड चालू हो रहा है वो सेल्फ नेम एंड क्यू मतलब कहाँ पे वो कितने नंबर पे है वो, एंड एग्जिस्टिंग कितने आपके थ्रेड्स है उसका नाम यहाँ पे बताएगा. सेम वे प्रोसेस गोज ऑन. अगर मुझे क्यू पे लॉग डालना है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लॉग डॉट अक्वायर हम लोगों ने यहाँ पे लॉग डाला, है ना. जब तक आप एग्जिट नहीं करते हैं, व्हाइल नॉट एग्जिट फ्लैग, अगर मेरा एडमिशन प्रोसेस अगर चल रहा है एडमिशन विंडो पे तो टेम्पररी 5-10 मिनट्स के लिए मैंने वो जो विंडो है उसको लॉक कर दिया, कोई दूसरा आके बीच में अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता. That will also confuse the admission process and also it will delay both the processes. तो इसके लिए क्यू लॉक अक्वायर मतलब फिलहाल 5-10 मिनट के लिए वो एडमिशन विंडो जो है वो मैंने लॉक कर दिया. अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ नॉट वर्क क्यू डॉट एम्प्टी देन डेटा डॉट क्यू गेट. मतलब अगर आपके पास जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है, है ना, वो अगर करेंटली चल रहा है तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे और आपने जो लॉक किया हुआ है वो विंडो को आप रिलीज कर देंगे सो दैट नेक्स्ट पर्सन कैन कम एंड एग्जीक्यूट हिज प्रोसेस. अदरवाइज यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू लॉग रिलीज हो गए सारे, देन टाइम टू स्लीप फॉर सम टाइम, मतलब हम लोग इमीडिएटली दूसरा प्रोसेस नहीं भेज रहे, हम लोग 1 सेकेंड उसको स्लीप पे डाल रहे हैं, देन सेकेंड प्रोसेस आएगा, देन वापस 1 सेकेंड स्लीप, देन थर्ड प्रोसेस आएगा. तो यहाँ पे हम लोगों ने सेम वे में 3 प्रोसेस बनाया हुआ है एंड हम लोग के पास ये देखो 3 लिस्ट है, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3. एंड यहाँ पे आपके नेम लिस्ट कितने हैं उसके लिए आपके पास 1 to 5 नेम लिस्ट है. एंड देन थ्रेड डॉट लॉक, ये फंक्शन को हम लोगों ने किस में कैच किया, क्यू लॉक वाले वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने थ्रेडिंग डॉट लॉक वाला जो भी फंक्शन है उसका वैल्यू जो है वो यहाँ पे कैच करेंगे हम लोग. क्यू मैक्सिमम क्यू साइज हम लोगों ने 10 का दिया हुआ है, सो 10 के आगे अगर लोग आएंगे तो हम लोग उसको क्यू में अलाउ नहीं करेंगे. और दैट बिकेम माय वर्क क्यू, तो मैं वर्क क्यू को हमेशा कंपेयर करूंगा कि वर्क क्यू अगर मेरा 10 के अंदर है तो ही हम लोग उनको क्यू में अलाउ करेंगे, 10 के ऊपर अगर जा रहा है टोटल काउंट then we will not allow. थ्रेड वाला लिस्ट मैंने यहाँ पे एम्प्टी रखा है, थ्रेड आईडी बाय डिफॉल्ट 1 है. अब हम लोग एक नया थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं,
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, देखो थ्रेड लिस्ट, ऊपर ये जो थ्रेड लिस्ट दिया हुआ है 1 2 और 3 तीन थ्रेड्स है, तो उसमें से 1 बाय 1 एक एक कहाँ पे आएगा, टी नेम में आएगा। तो पहला थ्रेड 1 किस में आ गया, टी नेम में आया, दैट इज माय थ्रेड नेम। देन हम लोगों ने थ्रेड वाला जो क्लास है उसका ये ऑब्जेक्ट बनाया, देखो थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाया ऑफ माई थ्रेड क्लास, और उसमें हम लोग ये तीन वैल्यूज पास करेंगे। थ्रेड आईडी आपको यहाँ से बाय डिफॉल्ट 1 मिल गया है ना, स्टार्ट का आपका फर्स्ट थ्रेड है, तो ये आपका थ्रेड आईडी 1 मिल गया यहाँ से। देन थ्रेड नेम क्या मिला, ये थ्रेड 1 जो है वो यहाँ पे टी नेम में आया ना, तो थ्रेड 1 वो मिल गया। वर्क क्यू मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ से अपडेट होगा, q.q इन ब्रैकेट 10, तो मेरा वर्क क्यू कितना है फिलहाल वो यहाँ से अपडेट होगा। एंड जैसे हम लोग ये लाइन में आगे, हम लोग प्रोसेस में आगे एग्जीक्यूशन में, तो हम लोगों ने थ्रेड को स्टार्ट किया, थ्रेड अपना वैल्यू जो है वो फाइनल टेबल में अपडेट करेगा, सो पता चलेगा कि कितने थ्रेड्स करेंटली एग्जीक्यूशन में है। एंड जैसे ही ये एग्जीक्यूशन खत्म होगा, हम लोग थ्रेड का वैल्यू +1 से इंक्रीज कर देंगे। सो नेक्स्ट टाइम वापस जब ये फॉर लूप पे आएगा, थ्रेड लिस्ट में से थ्रेड 2 जब ये थ्रेड लिस्ट में से थ्रेड 2 जब यहाँ पे आएगा टी नेम में, तो थ्रेड आईडी मेरा 2 हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो गया ना, थ्रेड आईडी इक्वल टू थ्रेड आईडी +1। तो यहाँ पे थ्रेड आईडी मेरा ऑलरेडी 1 था, तो इसमें +1 ऐड करूंगा तो 2 हो गया, थ्रेड नेम थ्रेड 2 आएगा, एंड वर्क क्यू वापस यहाँ पे वो भी अपडेट होगा। एंड सेम वे दिस गोज ऑन। फिल द क्यू, तो क्यू लॉग डॉट अक्वायर, जो भी आएगा वो क्यू को अक्वायर करेगा, दैट इज पार्ट विच इज दिस फॉर वर्क नेम लिस्ट में से 1 बाय 1 ये वर्ड में आएंगे। एंड वर्क क्यू डॉट पुट, मतलब हम लोग यहाँ पे एक एक चीज को ऐड करते जाएंगे, जैसा जिसका काम होगा हम लोग क्यू लॉग जो है इसको रिलीज कर देंगे। देन वेट फॉर क्यू एम्प्टी वाइल नॉट वर्क एम्प्टी, है ना, वर्क क्यू डॉट एम्प्टी, अगर आपका क्यू में एक भी अगर नया प्रोसेस नहीं है, मतलब वो अभी कुछ एग्जीक्यूशन में नहीं है, तो अगर कुछ एग्जीक्यूशन में नहीं है तो पास कर दो, मतलब सिंपली अभी आपको कुछ काम नहीं करना है, बैठ के टाइम पास करो। एंड नोटिफाइड थ्रेड इफ इट्स टाइम टू एग्जिट, मतलब आपके पास एक एडमिशन प्रोसेस को हम लोगों ने 5 से 10 मिनट दिए हुए, अब आप अगर डायरेक्टली वो स्पेसिफाइड टाइम से अगर ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो हम लोग उनको बताएंगे कि भाई एक टाइम से ज्यादा टाइम हो गया, इट्स टाइम टू एग्जिट, अब बाद में आना, अदर पीपल आर ऑल्सो वेटिंग इन द क्यू। जैसे आपका 5 मिनट में एडमिशन प्रोसेस कभी खत्म हो सकता है, जब आप घर से अपना एडमिशन फॉर्म या सब कुछ भर के आओगे। आप अगर टेबल पे आगे सब भरोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल ना, सो द सेम थिंग इज डिफाइन हियर एज वेल। तो वही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, और जो जो एंड होते जाएंगे उनको हम लोग यहाँ पे टी डॉट ज्वाइन फंक्शन से क्या करेंगे, एंड में लेते जाएंगे, उनका आउटपुट हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते जाएंगे। दैट्स इट, तो दिस इज हाउ इट गोज ऑन। सो ये आपका थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग वाला कंसेप्ट था। ये जो प्रोग्राम मैंने बताया वो आप एक बार रिवाइज कर लेना, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग लास्ट यूनिट हम लोगों को स्टार्ट करना है जिसमें GUI डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला पार्ट है, तो उस पे जाने के लिए और हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो उस पे जाने के लिए वी सपोज टू फिनिश दिस यूनिट क्विकली। और ये जो नोट्स है इसमें यूनिट 4 तक की डिटेल्स है जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ। तो अब अगर इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है दैट इज मॉड्यूल्स। अभी हम लोग के पास एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज मैथ मॉड्यूल। क्या होगा मैथ मॉड्यूल, हम लोगों ने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, ऑलरेडी वर्क किया हुआ है मैथ मॉड्यूल के साथ में। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास एक मॉड्यूल अवेलेबल है जिसके अंदर वो स्पेसिफिक मॉड्यूल में मैथमेटिकल बहुत सारे फंक्शनलिटीज दिए हुए हैं, तो आपको वो सारे फंक्शनलिटीज जो है वो खुद से वापस ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये जो मैथ मॉड्यूल है उस पे आएंगे और आपका वो सारा काम जो है वो ऑटोमेटिक होते जाएगा, है ना। आपको अलग से वो सारे चीजों पे खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दैट इज द एडवांटेज। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास एक सेकेंड, हाँ, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मॉड्यूल्स के अंदर वही चीज सेम चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मॉड्यूल्स अलाउज यू टू लॉजिकली ऑर्गेनाइज योर पाइथन कोड, ग्रुपिंग रिलेटेड कोड से इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब सिमिलर कैटेगरी के जो भी चीजें रहेंगे, जैसे जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी करना है आपको, उसके रिलेटेड जो भी कुछ कोड या क्लासेस रहेंगे वो सबको हम लोगों ने यहाँ पे साथ में ग्रुप कर दिया है ना। ग्रुपिंग रिलेटेड कोड इनटू अ मॉड्यूल मेक्स अ कोड इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज, तो आप उसको बहुत इजीली रीयूज कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। सो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में आधा मेहनत मेरा मैथ मॉड्यूल के अंदर जो रेडी फंक्शनलिटी दिया हुआ है वो कर देगा, और थोड़ा कुछ बिजनेस लॉजिक जो है वो मैं अप्लाई करूंगा। तो इसके लिए सिमिलर कैटेगरी के जो चीजें रहते हैं ना उसको हम लोग साथ में यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं।
So simply a module is a file consisting of Python code. A module can define a functions, classes and variable. A module can also include runnable code as well in that. और ये आप simply import करेंगे normally जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही import write a code. जैसे यहाँ पे आपने ये देखो ये सारे modules import किए थे यहाँ पे ये code में हम लोगों ने देखा import queue वाला module, import thread वाला module and import time वाला module. तो ये सब हम लोगों ने यहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट किए थे. एग्जैक्टली सेम वे वी आर गोइंग टू इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन दिस प्रोग्राम एज वेल. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस एग्जांपल. हम लोग के पास डिफाइन प्रिंट फंक्शन है, कुछ पैरामीटर डाला, प्रिंट किया, रिटर्न किया. अब पाइथन कोड फॉर अ मॉड्यूल नेम्ड a name normally resides in a file. मतलब आपका जो भी मॉड्यूल बनेगा उसका एक पाइथन फाइल ऑफ कोर्स होगा ही. जैसे अगर मैं मैथ वाला पैकेज बोल रहा हूं तो उसका एक पाइथन फाइल होगा ना अलग से. तो हम लोगों को जब अगर वो मॉड्यूल जब इंपोर्ट करना है ना, जैसे सपोर्ट वाला मॉड्यूल अगर इंपोर्ट करना है मुझे, तो मैं support.py नहीं लिखूंगा, पाइथन एक्सटेंशन जाने दो, उसके आगे जो फाइल का नेम है उसको आपको इंपोर्ट करना रहता है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये देखो इंपोर्ट सपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, बराबर है. तो इंपोर्ट सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि आपने सपोर्ट वाला मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट किया, और वो सपोर्ट वाला जो मॉड्यूल है मतलब support.python नाम का ये फाइल यहाँ पे अवेलेबल है जिसको आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट इट इज गिवन हियर. एंड उसके बाद में उसके अंदर की कोई फंक्शंस अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो यू कैन सिंपली जस्ट राइट support.print फंक्शन, एंड यहाँ पे आप जो वैल्यू दोगे वो वैल्यू ये प्रिंट फंक्शन में जो कोड दिया हुआ है उसके हिसाब से प्रोसेस होकर आउटपुट मिलेगा. सिंपल है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. मॉड्यूल्स वाले पार्ट में किसी को डाउट है? सिंपल है. याद है हम लोगों ने मॉड्यूल्स बहुत बार पहले डिस्कस किए हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी मॉड्यूल्स बहुत बार यूज भी किए अपने प्रोग्राम्स में, अपने कोड में. अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि हम लोग के पास अगर फिबोनाची नंबर्स के लिए अगर आपको मॉड्यूल बनाना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे फिबोनाची का पूरा एक कोड लिख दिया. इसको ये फाइल को मैं fibonacci.python से सेव करूंगा. एंड नेक्स्ट टाइम जब अगर मुझे रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट स्टार. तो अगर बहुत सारे एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे पैकेजेस है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम दिस मॉड्यूल इंपोर्ट XYZ फाइल या XYZ प्रोग्राम या XYZ क्लास. और स्टार का मतलब होता है ऑल. स्टार मीन्स ऑल द पैकेजेस, इंपोर्ट ऑल फाइल पैकेजेस व्हाटएवर इज देयर फ्रॉम दिस मॉड्यूल नेम. सो आपको अगर एक मॉड्यूल क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रिएटिंग एक्सप्लोरिंग मॉड्यूल, बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है. हम लोग हर एक चीज खुद से नहीं बनाते. हाँ, जब हम लोग अपना खुद का एक अलग से पूरा एप्लीकेशन बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम लोग अपना खुद का एक वेबसाइट बनाना है जिसमें काफी यूनिक चीजें अवेलेबल है, तो वो टाइम पे फिर हम लोग यहाँ पे वो टाइम पे जो है ना हम लोग यहाँ पे मेनली अपने पैकेजेस जो है अपने कस्टमाइज पैकेजेस बनाएंगे. अदरवाइज तब तक हम लोग को ज्यादा अपने कस्टमाइज पैकेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टू वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कम इन हैंडी व्हेन एक्सप्लोरिंग मॉड्यूल्स इन पाइथन. एक डायरेक्टरी हेल्प, फंक्शन हेल्प रहता है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंपोर्ट URL लाइब्रेरी है ना, डायरेक्टरी लाइब्रेरी, तो बहुत सारे बिल्ट इन चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे. और ये पैकेजेस, ये नेम जो है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज मैथ मॉड्यूल. अब ओके, बिफोर वी गो टू दिस, आई होप मॉड्यूल वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया क्लियर है सबको गाइस? ये सुनो, इज इट क्लियर? हेलो? यस सर. यस सर. ओके, सो अब हम लोग के पास नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज मैथ मॉड्यूल. मैथ मॉड्यूल हम लोगों ने 10 बार यूज किया हुआ है, उसके स्पेसिफिक प्रोग्राम्स देखे हुए हैं. आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो ये है कि हम लोग के पास एक मैथ मॉड्यूल नाम का चीज रहता है जिसके अंदर मल्टीपल मैथमेटिकल फंक्शंस और फंक्शनैलिटी अवेलेबल रहता है. जैसे मेरे पास फिबोनाची के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, देन फैक्टोरियल के लिए अवेलेबल है, सील फंक्शन अवेलेबल है, फ्लोट फंक्शन अवेलेबल है. अगर मोड निकालना है तो वो यहाँ पे अवेलेबल है. तो डायरेक्टली आई कैन टेक द मोड फ्रॉम दिस, है ना. देन सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे सम अगर निकालना है तो सम के लिए फंक्शन अवेलेबल है. देन अगर मुझे कोई एक
पॉजिटिव या निगेटिव इंफिनिटी फंक्शन अगर देखना है तो वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे चेक एफ इज पॉजिटिव और निगेटिव इंफिनिटी फंक्शन। नॉट अ नंबर, उसके लिए आपके पास अगेन मैथ के अंदर ये नॉट अ नंबर वाला अवेलेबल है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एंटर योर रोल नंबर, तो उसके बाद में मैं आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे ना उसको मैं इसमें डाल के चेक करूंगा मैथ डॉट इज NaN और नॉट। इफ इट इज नॉट नंबर मैं सिंपली वहां पे रिजेक्ट कर दूंगा। देन एक्सपोनेंशियल मोड ऑफ है ना। तो वी हैव मल्टीपल सच मैथमेटिकल फंक्शंस। जैसे जैसे आपका पाइथन का वर्जन अपडेट होता है वैसे फंक्शंस जो है वो भी अपडेट होते जाते हैं। जैसे आप देखो लॉकडाउन एरा में अभी बहुत सारे नए एप्लीकेशंस का काइंड ऑफ बने रहेंगे, तो उसके भी कुछ नए नए फंक्शंस आएंगे। अब आपको एग्जाम के लिए उसको पढ़ना कैसे है, तो सपोज अगर मैं एग्जाम में आपको क्वेश्चन देता हूं कि फाइंड आउट विच आर ऑल द पावर एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ मैथ पैकेज, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि ओके पावर एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में ये exp फंक्शन आएगा, exp1 वाला फंक्शन आएगा, ये log वाला फंक्शन आएगा, log1p वाला आएगा, log10 वाला आएगा, पावर POW वाला फंक्शन भी इसी का पार्ट होगा। तो यू हैव टू सेग्रीगेट SQRT also part of this. So in power and logarithmic function these are the different math function which are there. So अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि ओके वी हैव SQRT फंक्शन पावर एंड फाइंड आउट और सिलेक्ट दी functions list of function which are part of power and logarithmic functions, ठीक है, from math package, तो आपको ये सारे दिए रहेंगे। और उसके अंदर सपोज मैं आपको देता हूं कि a cos which is a trigonometry function और उसको मैं SQRT POW के साथ में देता हूं, तो वो ऑप्शन आपका रॉन्ग रहेगा। सिंपल वन सेंस है। तो ये वे में आपका MCQ एग्जाम में आ सकते हैं। आपको अलग अलग ये मैथ फंक्शन सेग्रीगेट करके पढ़ना है, याद रखना है क्योंकि ये पावर एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर कौन से फंक्शन आएंगे, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कौन से आएंगे, a cos आया, a sin आया, a tan है, a tan 2 है, देन cos है ना, हाइपोट है, sin tan, तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। उसके बाद में एंगुलर कन्वर्जन कौन सा है, डिग्री रेडियंस, ये दो आपके एंगुलर कन्वर्जन है। Then hyperbolic function. Remember, they're going to be a tricky MCQ exam में. You're supposed to make yourself very clear between trigonometric function and hyperbolic function. Trigonometric function में भी cos sin आता है, hyperbolic में भी cos sin आता है, लेकिन यहाँ पे देखो आप a cos h आ रहा है, a sin h आ रहा है, a tan h आ रहा है, तो h आएगा मतलब hyperbolic function है। एग्जाम में याद रखना है, अगर एक फंक्शन अगर चेंज हुआ यू सपोज टू लुक फॉर h एट द एंड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ओके cos sin थीटा h तो वो भी फंक्शन होगा, ऐसा नहीं है। हर बार लास्ट में h आएगा तो वो करेक्ट फंक्शन होगा, वो भी करेक्ट नहीं है। तो आपको देखना है कि कौन से मैथ फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, दोज आर हाइपरबॉलिक फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मैंने कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक कोई वर्ड लिख के उसके आगे h लिख दिया तो वो हाइपरबॉलिक नहीं होगा। तो वो ट्रिकी वैसा हो सकता है, गेस तुक्का नहीं मारना है, ध्यान से पढ़ना है तभी होगा। स्पेशल फंक्शन आपके पास मल्टीपल स्पेशल फंक्शन है, एरर फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट्री के साथ में, गामा फंक्शन है, आई गामा फंक्शन है, लॉगरिथमिक गामा है। कांस्टेंट फंक्शन आपके आएंगे मैथ के अंदर, पाई एंड एक्सपोनेंशियल वाला। सो यहाँ तक का आपका मैथ मॉड्यूल हो गया। मैथ मॉड्यूल हम लोगों ने प्रोग्राम्स पहले ही ट्राई किए हुए हैं, तो प्रोग्राम्स आपको ट्राई नहीं करने हैं। अभी आपको यहाँ पे कौन से अलग अलग फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में मैथ में से, वो याद रखना है। एंड मेक श्योर they're going to be definitely MCQs from this math package. So make sure आप हर एक मैथ फंक्शन को अलग अलग लिस्ट करो और उसको प्रॉपरली पढ़ो। मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया हाउ मैथ फंक्शन कैन अपीयर इन एग्जाम, सो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी थॉरली दिस मैथ फंक्शंस। आप ट्राई करो, पढ़ लो कौन से मैथ फंक्शन। अगर मैंने आपको सिंपल कोई मैथ फंक्शन दिया और पूछा कि ये फंक्शन का मेन पर्पस क्या है या उसका एक डेफिनेशन दे दिया, यू सपोज टू आइडेंटिफाई कि ओके दिस डेफिनेशन और दिस पार्ट बिलोंग्स टू विच मैथ फंक्शन। तो ध्यान से पढ़ना मैथ फंक्शन, 1 से 2 MCQs कंफर्म उसमें से आने वाला है। एंड इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन वाला जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा उसमें से तो आराम से रहेंगे। मेथड ओवरराइडिंग है,
वो सब तो आएंगे ही, लेकिन ये मैथ वाले स्पेशली आपको मिलेंगे, सो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से चेक करना। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। एनीवन, एनी डाउट, लेट मी नो। No, sir. Okay, so now last part which is left now, that is part which is called as random modules. अब इसके आगे जो हम लोगों के लास्ट के जो 5-6 पेजेस है ना, इसमें से मैं आपको ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा। दिस पार्ट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। रैंडम मॉड्यूल मतलब एक रैंडम वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें से रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम लोग ये रैंडम मॉड्यूल यूज करते हैं। तो आप देखो लॉटरी सिस्टम में रैंडम नंबर जनरेट होता है। लॉटरी सिस्टम मैं सॉन्ग्स को शफल पे डालता हूँ तो रैंडम नंबर जनरेट होता है। जैसे अगर मैंने सॉन्ग्स को शफल पे डाला, कार में हम लोग एक प्लेलिस्ट लगाते हैं और सॉन्ग्स को मैं शफल पे डाल रहा हूँ, या मेरे पास अपना खुद का एक प्लेलिस्ट है और सॉन्ग्स को मैंने शफल पे डाला, तो 10 सॉन्ग्स ही है, तो 10 में से कौन सा पहला, सेकंड, थर्ड प्ले होगा। अगर सीक्वेंस में ही प्ले करना है तो शफल का मतलब ही नहीं बनता है। तो हम लोगों ने शफल किया मतलब 10 में से रैंडम मॉड्यूल अप्लाई होगा और 10 में से कोई तो एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। जैसे पहला मेरा रैंडम नंबर जनरेट हुआ 7, तो 7th नंबर का सॉन्ग प्ले होगा, और वो जैसे ही वो प्ले हो गया वो क्यू में से बाहर निकल जाएगा। तो अब मेरे पास 1 to 10 में 7th वाला नंबर मिसिंग है, बाकी के नंबर है, तो उसमें वापस रैंडम नंबर जनरेटर एल्गोरिदम अप्लाई होगा। नेक्स्ट जो मेरे पास नंबर जनरेट हुआ वो सपोज है 1, तो फर्स्ट नंबर का सॉन्ग आएगा। फिर 2 सॉन्ग 7 and 1 दोनों प्ले हो गए, वो लिस्ट में से बाहर निकल गए। अब हम लोग के पास 2 से 10 तक के नंबर्स बचे हुए हैं, जिसमें से 7 भी गया। नेक्स्ट हम लोग का आया 10, तो वो प्ले होगा क्यू से बाहर, फिर वापस एक नंबर आएगा। सो दिस वे दिस प्रोसेस गोज ऑन। सो फॉर दैट रीजन वी यूज्ड रैंडम मॉड्यूल। और इसमें आपको रैंडम परम्यूटेशंस भी दिए रहते हैं, है ना, अगर मल्टीपल चीजें है तो यहाँ पे हम लोग इसको कभी कभी यूज करते हैं। आप एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना कहीं पे अगर आपको काम में आया तो। एंड यहाँ पे आपके पास दूसरे बुक कीपिंग फंक्शंस और वैसे दिए हुए हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू पुट मेनी एमसीक्यूज, आई मीन रेयरली एक आध एमसीक्यूज यहाँ से आ सकता है, तो आपको ये सिर्फ पढ़ना है, इसमें से मैं कुछ ज्यादा नहीं पूछूंगा। दिस इज नॉट क्वाइट that important for as per our topics. So मैं वो सब कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये टाइम मॉड्यूल इज द लास्ट पार्ट। यहाँ से आप देख लेना टाइम मॉड्यूल कहाँ पे यूज करते हैं। कभी आपको अगर कोई एक प्रोग्राम या एप्लीकेशन करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। सो इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। ये रैंडम मॉड्यूल जो है बेसिक मैंने आपको बता दिया, उसके ऊपर के जो पार्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट। मैथ मॉड्यूल तक का, यहाँ तक का सब कुछ पढ़ना है, और रैंडम मॉड्यूल के आगे सिर्फ एक बार आप गो थ्रू कर लेना for your benefit. ओके, तो यहाँ पे अभी मैं, ये हम लोगों का बेसिक पार्ट है, ये हो गया। यूनिट 5 जो है दैट इज यहाँ पे हम लोगों का यूनिट 4 बाय द वे खत्म हो गया। एंड ये जो नोट्स है ये यूनिट 4 तक का ही है। यूनिट 5 का मैं अलग एक पीडीएफ आपको दूंगा, जैसे हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ते जाएंगे। तो यूनिट 4 तक का ये आपका पार्ट था, जिसके अंदर इनहेरिटेंस, उप्स के कंसेप्ट सब कुछ आ गया। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग चालू करेंगे इसमें हम लोग GUI वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर मुझे साइन अप फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, ऐसे कुछ फॉर्म्स बनाने हैं तो वो कैसे बनाएंगे। एंड लास्ट एक छोटा सा पार्ट आता है जहां पे हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी देखते हैं। तो हम लोग टाइम कितना है, लेक्चर्स कितने हैं हम लोग के पास हाथ में, वो देख के हम लोग उसके हिसाब से आपको, अगर मैं प्रैक्टिकल जैसे हम लोग अभी तक करते थे कि मैं प्रोग्राम लिखूं बाद में आप परफॉर्म करोगे, वैसा पॉसिबल रहेगा तो ठीक है। अदरवाइज मैं प्रोग्राम करूंगे, आपको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा प्रोग्राम आपको, या फिर एक्सप्लेन कर दूंगा एंड आप फिर अपने साइड से एग्जीक्यूट कर लेना। इतने हम लोगों ने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए तो वो आएगा ही आपको। तो ये दोनों में से कोई एक पैटर्न फॉलो करेंगे, because just because we now your exams are quite close और suddenly आपके dates जो है वो मुझे भी पता चल रहा है, तो that's why I'm just trying to finish our things faster. तो आज हम लोग का यूनिट 4 खत्म हो गया है, कल के लेक्चर से हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। आज यूनिट 5 का कुछ नहीं करा रहा हूँ, मेनली बिकॉज ऑल टुगेदर नए टॉपिक है। अब आज 5-10 मिनट में कुछ पढ़ना नहीं है, उसमें से कुछ होना नहीं है, कल वापस मुझे वो वापस बताना पड़ेगा आपको। तो कल हम लोग GUI वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। नया पैकेज जो हम लोग GUI के लिए यूज करते हैं वो कौन से पैकेजेस है वो देखेंगे। लेबल, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन बटन, ये सब कैसे ऐड करते हैं वो आपको वहां पे पता चलेगा। तो एक अच्छा सा GUI फील्ड अगर बनाना है तो हाउ वी कैन वर्क विद दैट यू विल कम टू नो। ओके,
So we can just wait for some time. If you have any doubt, you can ask.